You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. आफिया, आपने जो सोल्यूशन भेजा था मैं उस पर एक बार देख के आज रिवर्ट बैक करूंगा। कल एक्चुअली बहुत सारा काम था तो मैंने उसको डिटेल अभी देखा नहीं। कुछ कुछ चीजें मुझे ठीक लगी वैसे। एक दो जगह पर थोड़ा सा वो पूरा सेमी सर्कल है ऐसा मानना सही है क्या, ये बस देखना है। बाकी आपने जो किया है लगभग वो ठीक है। और कुछ जगह अननेसेसरी इलिमिनेशंस हैं, वो भी देखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन भी मैं देखूंगा जो कल फंस गया था ये वाला। लास्ट में जो एरिया वर्डन निकालने वाला जो क्वेश्चन था, एक्चुअली वो यहाँ है। हाँ, ये वाला देखेंगे अभी एक बार इसको। अभी हम लोग ऑसिलेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑसिलेशन जो है ना, एक तो है कि वो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, नो डाउट। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, इसका थोड़ा थोड़ा रोल है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। बट ये चैप्टर क्लास 12 में भी आने वाला है। अभी इसके पहले जितने भी चैप्टर हमने पढ़े थे सब में एसएचएम के क्वेश्चन बनते हैं। ग्रेविटेशन से बनते हैं, रोटेशन से बनते हैं, न्यूटन्स लॉ से बनते हैं। वर्क एनर्जी में भी स्प्रिंग ब्लॉक हमारा होता है।
इसके बाद क्लास 12 में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे, उसमें भी एसएचएम के क्वेश्चन बनते हैं। मैग्नेटिज्म में भी एसएचएम के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर पूरा फिजिक्स में हर चैप्टर के साथ कोलैबोरेट हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेडिकल के लेवल पर कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे जो बाकी चैप्टर से इसमें कोलैबोरेशन होता है, लेकिन जेई लेवल पर अगर सोचें तो मॉडर्न फिजिक्स से लेके मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हर चैप्टर से ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ऑसिलेशन से। तो काफी बड़ा चैप्टर है अगर हम लोग सब कुछ इंक्लूड करें तो। और अगर सिर्फ ऑसिलेशंस अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो ये बहुत छोटा चैप्टर है। अगर हमको सिर्फ एसएचएम पढ़ना है कि क्या है ऑसिलेशन, क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बहुत छोटा चैप्टर है। लेकिन इसका दायरा पूरे फिजिक्स में पड़ता है। तो जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, फ्लूइड पढ़ लिया है, ग्रेविटेशन पढ़ लिया है, तो उनके क्वेश्चन तो हम लोग ले सकते हैं। रोटेशन पढ़ लिया है। लेकिन जो चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, तो उस वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस इसमें तो हम लोग ले नहीं सकते अभी। लेकिन हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि जब उस चैप्टर में हम जाएं तो डेफिनेटली हम लोग, अगर कोई क्वेश्चन ऑसिलेशन रिलेटेड आता है तो उसको टैकल कर पाए। इनिशियली जो 2-3 क्लासेस होंगी वो टोटली बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑसिलेशंस, इक्वेशन, इसके रिलेटेड होंगे। इस चैप्टर में अगर हम पूरा चैप्टर को थोड़ा सा 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दें तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो पहला जो आज हम लोग बात करने वाले हैं और पहले 2-3 दिन जो क्लासेस होंगी वो इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड ऑल, इसके रिलेटेड बातें होंगी कि कोई भी बॉडी एसएचएम करता है तो उसका इक्वेशन क्या बन सकता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, उसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, उसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है। ये एक बेसिक ऑसिलेशन और एसएचएम का इक्वेशन वाला एक पार्ट होता है जिसमें हम एसएचएम को समझते हैं कि क्या है ये एसएचएम। फिर उसके कुछ क्राइटेरिया होती हैं। किसी भी मोशन को एसएचएम हम कहेंगे या नहीं कहेंगे, उसका एक क्राइटेरिया होता है। तो फर्स्ट पार्ट तो है कि हम एक एसएचएम का क्राइटेरिया समझें, उसके रिलेटेड सारी जानकारी कलेक्ट करें। और दूसरा उसका जो बाद में जब हम देखेंगे तो उसमें होगा कि कोई भी एक नया सिस्टम हमको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये एसएचएम करेगा क्या, और अगर करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। मतलब उस एसएचएम का जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, जो भी हमने जितनी बातें पढ़ी हैं, अगर कोई भी सिस्टम एसएचएम करे तो वो सारी बातें उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। कुछ इस तरह की बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑसिलेशन और जैसे जितने भी टर्म्स हैं, लाइक मैं कुछ टर्म्स से स्टार्ट करता हूं। पहला टर्म है पीरियोडिक मोशन। उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद है हार्मोनिक मोशन। और सबसे लास्ट में आता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जिसको हम लोग इन शॉर्ट एसएचएम कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग इन सबके डेफिनेशंस को समझेंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? एनीवन?
पीरियोडिक मोशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन का, कोई बताएगा? तो पीरियोडिक मोशन हमारा होता है, ओके बताइए हर्षिता। सर जो टाइम इंटरवल्स में होता है। गुड। A motion which repeats itself after a regular time interval। अगर एकदम शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, a motion which repeats itself after a regular time interval। इसका एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, यूसीएम। अर्थ का मूवमेंट भी एक तरीके से हमारा पीरियोडिक मोशन ही है। तो अभी जैसे ही हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो आप इंस्टीट्यूट जाते हो, आपकी क्लासेस लगती हैं हर दिन 4 बजे से, तो 4 बजे जाना और लेट से 7:30 बजे छुट्टी होती है आपकी, तो 7:30 बजे उधर से घर आना, क्या ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हो सकता है? इज दिस अ पीरियोडिक मोशन? एनीवन? जैसे कोई बंदा ऑफिस जा रहा है, तो ऑफिस जा रहा है तो उसका 10 बजे जाना है, और मान लीजिए 7:30 बजे उसको ऑफिस से निकलना है, 10 to 7, चलो 10 बजे जाता है, 7 बजे आता है, तो क्या इसके मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे? क्योंकि वो हर दिन वो 10 बजे जाएगा, हर दिन वो 7 बजे आएगा, तो क्या पीरियोडिक मोशन कहेंगे? हाँ उन्नति बताइए। सर हम बोल सकते हैं कि वो अगर रेगुलरली जा रहा है तो फिर वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे सेम टाइम पर जा रहा है और सेम टाइम पर वापस आ रहा है, तो वो बोल सकते हैं। तो देखो, ये जो एग्जाम्पल हमने जो दोनों एग्जाम्पल दिए, इंस्टीट्यूट जाने का, ऑफिस जाने का, ये सुनने देखने में पीरियोडिक दिखते जरूर है, बट है नहीं, क्योंकि इन दोनों में एक जो बेसिक बात है वो हम लोग भूल रहे हैं। देखो, मान लो ये उसका घर है, और ये ऑफिस या इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना? वो यहां से निकलता है और ऑफिस आता है, और फिर यहां से निकलता है और घर जाता है। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन से नहीं होता। क्या मतलब है इसका, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या वो हर पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट इस जर्नी का ले लें, हर दिन Excuse me. उस पूरे मोशन में कोई भी एक पॉइंट हम कंसीडर करें, क्या वो उस पॉइंट को एक डिफिनिट टाइम के बाद रिपीट कर रहा है? ये हमारा पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन है। सिर्फ डेस्टिनेशन की बात नहीं होगी, तो उस मोशन के दौरान बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे घर से ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से घर आना, क्या वो हर दिन उसी पाथ से जाएगा, उसी टाइम पर उस पॉइंट को क्रॉस करेगा जितना उसने पहले दिन किया था? इंटायर मोशन में कोई भी पॉइंट अगर हम पकड़ें तो उस पॉइंट को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करना, ये होता है पीरियोडिक मोशन। इट्स नॉट अबाउट जस्ट डेस्टिनेशन। एक पॉइंट पर हर दिन वो टाइम से पहुंच जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो पीरियोडिक मोशन है। उस मोशन में जितने भी पाथ, उस पाथ में जितने भी
पॉइंट्स है, हर पॉइंट को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है। तो जैसे हर दिन वो 10 बजे ऑफिस आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो लेट से वो 9:30 घर से निकलता होगा, चलो 9:30 निकल भी रहा है घर से ये भी मान लिया, और 10 बजे ऑफिस पहुंच जा रहा है ये भी मान लिया। क्या हर दिन वो बराबर स्पीड से ही चल रहा है ताकि हर पॉइंट को उसी टाइम पर क्रॉस करे? तो उसी तरह से ये 7 बजे यहां से निकल रहा है और 7:30 घर पहुंच रहा है, तो क्या हर पॉइंट को उसी रास्ते से जाएगा और उसी टाइम पर क्रॉस करेगा जिस दिन हर दिन वो क्रॉस कर रहा है? दिस इज लाइक इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हम ये दोनों को बाउंड्री कंडीशंस मान भी लें तब भी ये हम इंश्योर नहीं कर सकते कि वो उसी रास्ते से जाएगा, उसी पॉइंट को उतने बजे ही क्रॉस करेगा जितने बजे उसके पहले वाले दिन क्रॉस किया। तो ये देखने में हमारा पीरियोडिक मोशन हो सकता है, बट ये है नहीं। पीरियोडिक मोशन में जितने भी मोशन के पॉइंट्स हैं, जितने भी मोशन के पॉइंट्स हैं पूरे पाथ के, उस किसी भी पाथ पर, उस किसी भी पॉइंट पर हमारा वो कंडीशन जो स्टेटमेंट है रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये जस्टिफाई होना चाहिए। अब वो 10 बजे यहां से निकला और ऑफिस से और किसी और रास्ते से घर चला गया, अगले दिन मार्केट से घूमता हुआ घर चला गया, 9:30 से आया और कहीं रास्ता उसको खाली मिल गया तो किसी दूसरे रास्ते से वो चला आया। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ 10 बजे आना और 7 बजे निकल जाना, 7:30 बजे घर पहुंच जाना, ये हमारा पीरियोडिक मोशन का कंडीशन नहीं है। हमने जो एग्जांपल लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो अगर वो यहां से चलना शुरू किया तो यहीं पर हर बार टी टाइम के बाद रिपीट करेगा, ऐसा बात नहीं है। कोई भी पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट को भी वो टी टाइम के बाद रिपीट करने वाला है, इस पॉइंट को भी वो टी टाइम के बाद रिपीट करने वाला है। तो कोई भी पॉइंट पर वो रिपीट करेगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है इस चीज को पीरियोडिक मोशन कहने में। अब इसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। ये जो मोशन है दिस इज ए टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन। वाइब्रेशन टाइप का, इधर उधर। एक कोई मीन पोजीशन होगा, उसके लेफ्ट राइट मूवमेंट अगर होता है तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे ये कोई मीन पोजीशन है और बॉडी इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, वापस आ रहा है, ऐसे 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 हो रहा है। या इस तरह से जैसे एक बोल है छोटा सा और एक मार्बल को हमने थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया तो ये फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, इस तरह से ये ऐसे 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 घूमता रहेगा। तो किसी भी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अगर किसी बॉडी का मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसके अलावा हार्मोनिक मोशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। कोई बताएगा व्हाट इज हार्मोनिक मोशन? एनीवन? ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये जो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम टीचर तो क्लास में नहीं बताते। मतलब वो काफी जल्दी में होते हैं, इसलिए वो सीधे एसएचएम के कंडीशन से ही कहानी शुरू करते हैं। इसलिए हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑसिलेशन बहुत जरूरी है। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज हार्मोनिक मोशन? हाँ बताइए। सर जिसका मोशन एक हार्मोनिक फंक्शन को फॉलो करता है। बिल्कुल सही बात है। हार्मोनिक फंक्शन जो होते हैं, जैसे साइन और कोसाइन को हार्मोनिक फंक्शन बोला जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को पता होनी चाहिए। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन फंक्शन है, साइन एंड कोसाइन, साइन कॉस आर हार्मोनिक फंक्शंस। अगर कोई भी मोशन साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो उस मोशन को हम हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं।
any motion which can be represented in terms of sine or cos function or harmonic functions, so we can say that motion as harmonic motion. A motion which can be represented as साइन और कोसाइन और सम, दोनों का सम भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन होना चाहिए या सिर्फ कॉस होना चाहिए, साइन प्लस कॉस भी हो सकता है। वो साइन और कॉस का फंक्शन होना चाहिए, बेसिक बात यही है। which can be represented as sine or cosine function are harmonic motions. अब बात आती है सबसे लास्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से ही इस बात को समझा जाए कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक पॉइंट है जहां पर हम लोग इसको ओरिजिन बोल दे रहे हैं, और कोई भी बॉडी है जिसका मास हम ले सकते हैं m, और इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस जो लग रहे हैं F, वो हमारा है k टाइम्स x टू द पावर n। k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, दिस k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, और मैं अभी के लिए n को इंटीजर लेता हूं, इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर लो, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये x के वैल्यूज हैं। तो अगर इस बॉडी पर सिर्फ यही फोर्स लगे कि x टू द पावर n, तो पहले जहां पर ये है ओरिजिन पर, उस ओरिजिन पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये पोजीशन जहां पर हम उस बॉडी को खड़ा किया है, ये नेट फोर्स 0 का पोजीशन है। n तुम चाहे जो भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, अगर x 0 है तो डेफिनेटली f जो है वो 0 लगने वाला है। लेकिन अगर n का वैल्यू कह दोगे कि सर n 0 होगा, तब n 0 होगा तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, तब ये भी पॉइंट जो है वो हमारा नेट फोर्स 0 बोल रहे होने का बाद खत्म हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो 0 टू द पावर एक्चुअली इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है वो, तो हम उसको अभी काउंटर नहीं करेंगे। मान के चलते हैं कि n को नॉट इक्वल टू 0, चलो नॉट इक्वल टू 0 लिख ही देता हूं मैं। 0 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उससे बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएंगे, 0 टू द पावर 0। तो ये हमारा, अब इस ब्लॉक को हम किधर भी डिस्प्लेस करके और इसके मोशन के बारे में सोच सकते हैं। जैसे इसको हमने लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया, इसको हमने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया बाय सम डिस्टेंस, लेट्स से x। लेफ्ट में डिस्प्लेस करेंगे तो ये -x होगा। व्हाट विल हैपन इफ द फोर्स इज इक्वल्स टू kx टू द पावर n इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक पर अगर सिर्फ एकमात्र फोर्स यही एक्ट कर रहा है तो क्या होगा ब्लॉक के साथ, ये अपने को सोचना है और कुछ पॉजिटिव इनपुट देने हैं। चलिए सोच के बताइए। x इज एन इंस्टेंटेनियस पोजीशन, तुम ऐसे भी बोल सकते हो। x यहां पर जो हमने लिखा है ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन है और x कोऑर्डिनेट। हाँ मल्हार बताइए। सर अगर n एक इवन नंबर है तो जो Okay. एक मिनट, अगर n इवन है, चलिए ठीक है, देन व्हाट विल बी द आउटकम? तो जो फोर्स है वो हमेशा
राइट की तरफ लगेगा। ओके, तो क्या वो बॉडी का ऑसिलेशन का बात कुछ हो रहा है ऐसा, अगर n इवन हो तो? नहीं, देखो, पहला ऑब्जर्वेशन है जो मल्हार ने भी हम लोग को बताया, n को हम कोई नंबर लेने से अच्छा है इवन और ऑड में डिवाइड कर दें, क्योंकि जो नेचर हमारा आने वाला है मोशन का, ऑब्जर्वेशन का, वो इवन ऑड पर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर n का वैल्यू हम लोग इवन ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 इस टाइप का, और k पॉजिटिव है, तो जब हम इसको राइटवर्ड डिस्प्लेस करेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यू कैन सी f इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब x पॉजिटिव है और k पॉजिटिव है, तो फोर्स हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब टुवर्ड्स राइट। अगर हमने बॉडी को यहाँ डिस्प्लेस किया और इस पर फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है, तो ये बॉडी वापस क्यों आएगा? और अगर इसको हमने लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस किया, अगेन x निगेटिव होगा, लेकिन पावर इवन होने से ये फिर से फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब लेफ्ट भी जाने पर बॉडी पर फोर्स राइट लगेगा। तो अगर इसको यहां से डिस्प्लेस कर देंगे तो कहीं भी छोड़ेंगे, चाहे लेफ्ट छोड़े या राइट छोड़े, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये ऑसिलेशन की टेंडेंसी इसमें नहीं आएगी। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट कि n का पावर, n जो है जिसको x का पावर है, अगर वो इवन हुआ तो हमको ऑसिलेशन मिल ही नहीं सकता, देयर इज नो ऑसिलेशन एट ऑल। दूसरा ऑब्जर्वेशन अध्याय बताएं। सर अगर n ऑड रहा तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, मतलब सेंटर डायरेक्टेड फोर्सेस लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर n का वैल्यू अगर ऑड ले लेते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7 ऐसा, चलो मैं लेता हूं f का वैल्यू kx3, ठीक है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या इस बार हमको ऑसिलेशन की जैसा बात कुछ हो रहा है क्या। तो अगर बॉडी को राइट डिस्प्लेस करोगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव है और k तो खैर पॉजिटिव है ही, तो फोर्स टुवर्ड्स राइट लग जाएगा और ये वापस ओरिजिन पर आएगा नहीं। अगर मान लेते हैं कि x को निगेटिव करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इस बार क्या होगा कि x के निगेटिव होने के कारण हमारा x का पावर ऑड होने से ये पूरा का पूरा टर्म ही निगेटिव हो जाएगा और फोर्स जो लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि इस केस में अगर बॉडी को राइट डिस्प्लेस किया तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाएगा और लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो ये निगेटिव इन्फिनिटी चला जाएगा। इस बार भी हमारा ऑसिलेशन का टेंडेंसी नहीं होगा, नो ऑसिलेशन। इन दोनों सिचुएशंस में नो ऑसिलेशन। ये बात समझ आ रही है? x को पॉजिटिव रखेंगे तो फोर्स पॉजिटिव, x को निगेटिव रखेंगे तो फोर्स निगेटिव, तो बॉडी कभी भी ओरिजिन पर तो नहीं है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? अब हम फोर्स में चेंज करते हैं। नाउ लेट्स टेक f is equals to माइनस के एक्स टू द पावर n। एक एडिशनल माइनस साइन हमने लगा दिया है और फिर से वही बात है, n इंटीजर हो सकता है, इवन ऑड करके सोच सकते हो, 0 के बराबर मत ले लेना, नहीं तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो n इज नॉट इक्वल टू 0 और n इंटीजर है, ये भी हमने बता दिया, खास करके पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो तो अब क्या होगा। आप क्या बताएं? अगर n का वैल्यू कोई ऑड नंबर होगा जैसे 3, 5, 7, 9 तो वो ऑसिलेटरी मोशन होगा।
ओके, एन ऑड पर ऑसिलेशन होगा, ऐसा एक बच्चे का है। देखो ध्यान से, तो हम लोग फिर से एक ब्लॉक बनाते हैं, और ये बहुत ही बेसिक बात है, इसको नहीं समझने पर ऑसिलेशन हम कभी भी ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस पूरे डिस्कशन को बहुत इत्मीनान से समझना। मुझे पता है इस चैप्टर का महत्व कितना है, इसलिए मैं कभी भी कोई भी चैप्टर को जल्दीबाजी में खत्म नहीं करता। अब ये बॉडी को हमने, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी के एक्स टू द पावर एन, एक्स का वैल्यू अगर जीरो करेंगे तो एन चाहे कुछ भी हो, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमको नेट फोर्स जीरो का बात है। यहाँ पर फोर्स लगेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको इधर से डिस्प्लेस करके लेफ्ट लेके जाए या डिस्प्लेस करके राइट लेके जाए, तब क्या होगा? तो पावर अगर ऑड रखते हैं, लाइक हम फिर से एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यू ऐसा ले लेते हैं एक एग्जाम्पल अभी के लिए। तो x अगर निगेटिव होगा तो पावर ऑड होने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म ही निगेटिव हो जाएगा, और एक एडिशनल माइनस साइन बाहर में है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर x को पॉजिटिव कर दे तो ये तो टर्म पॉजिटिव हो गया, के भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ एक माइनस होने की वजह से फोर्स इधर हो जाएगा। मतलब यहां से बॉडी को अगर लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो रही है ताकि वो मेन पोजीशन, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, वहां पर आने की कोशिश हो रही है। मतलब डेफिनेटली ऑसिलेशन होगा। व्हाट अबाउट इवन पावर्स? अगर एन इवन हो तब क्या होगा? तब भी ऑसिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, नाउ थिंक अबाउट इट, क्या अभी भी ऑसिलेशन होगा? हाँ बताइए। नहीं। नहीं, ऑसिलेशन नहीं होगा। रीजन वही है, अगर पॉजिटिव एक्स में जाएंगे तभी फोर्स निगेटिव लगेगा, और निगेटिव एक्स में जाएंगे तभी फोर्स निगेटिव लगेगा, क्योंकि पावर अगर इवन हो गया तो ये एक्स पॉजिटिव हो निगेटिव हो, हर बार ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, और के तो पॉजिटिव है ही। इसका मतलब ये निगेटिव हर बार फोर्स को निगेटिव करेगा, चाहे तुम लेफ्ट में जाओगे तब भी, राइट में जाओगे तब भी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमेशा बॉडी निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चलता चला जाएगा, चाहे उसको पॉजिटिव साइड में रखे निगेटिव साइड में रखे, तो बॉडी में ऑसिलेशन नहीं होगा, नो ऑसिलेशन। तो अभी के 10 मिनट के डिस्कशन में हमने एक बात तो समझ ली कि अगर बॉडी को ऑसिलेट करना है तो हमारे पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन होना चाहिए एफ, दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर एन, वेयर एन इज एन ऑड नंबर, तभी ये ऑसिलेशन पॉसिबल है। अब एन का वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, और सबके लिए ऑसिलेशन होगा, ऐसा नहीं है 1 के लिए हो रहा है ऐसा बात नहीं है, सबके लिए होगा। 3 भी करेंगे तब भी होगा, 5 भी करेंगे तब भी होगा, लेकिन ये सब कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन बनेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1, for n is equals to 1, we will have simplest kind of oscillatory motion. Simplest kind of oscillatory motion. और इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सबसे सिंपल वाला है जो हम लोग को पढ़ना होता है। तो next statement, and that is very very important statement, the necessary and sufficient condition for a body to perform
SHM will be F net is equals to minus kx. ये सम पॉजिटिव कांस्टेंट है, और ये जो k है ना, ये मत समझना कि एक सिंगल टर्म होता है। बहुत बार क्या होगा कि ये बहुत बड़ा सा टर्म होगा ऐसा, और ये x के साथ मल्टीप्लाइड रहेगा, और ये ब्रैकेट के जितने भी टर्म होंगे अगर हम रियलाइज करेंगे तो ये सब पॉजिटिव होंगे, चाहे कितने भी टर्म हो, और ये एडिशनल एक माइनस साइन रहेगा। जब भी कभी कोई मोशन, पहले तो ये स्टेटमेंट का मेरे को मतलब बताओ कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म SHM विल बी दिस। इसका मतलब हमने क्या बोला, क्या मतलब है इस पूरे स्टेटमेंट का? श्रावणी बताया सर n इज इक्वल्स टू 1 होगा। The necessary and sufficient condition for a body to perform SHM will be net force और F net is equals to minus kx। हमने तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये लाइन का क्या मतलब है। हम इसका आंसर नहीं पूछ रहे, हमने ऑलरेडी आंसर लिख दिया है, x का पावर 1 हमने तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कमलार बताएं क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? सर मतलब जो नेट फोर्स है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शन होना चाहिए। आधे आप बताओ। सही सर है। जो नेट फोर्स है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मतलब टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन डायरेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पोजीशन पर हो। ओके, आफिया बताएं। सर मैं भी वही बोलने वाली थी कि हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पाथ पर उसका जो फोर्स होगा वो मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। देखो ये बात हम लोग उस पर डिस्क्रिप्शन पर इसका आएंगे, इसका अभी डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हम लोग जब SHM पढ़ लेंगे तो हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बॉडी का जो मोशन है क्या वो SHM है क्या, और अगर है तो टाइम पीरियड निकालिए। तो हमको कोई ना कोई एक क्राइटेरिया तो होगा ना कि ये बॉडी SHM कर रहा है, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसको क्या कंडीशन डाले और क्या कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दे तो हम बोल देंगे कि ये SHM कर रहा है। तो हमने लिखा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन हमने लिखा है ये नेसेसरी है, कोई भी बॉडी को मोशन में, किसी भी बॉडी का मोशन SHM को है या नहीं ये प्रूव करने के लिए ये जरूरी स्टेटमेंट है, और ये सफिशिएंट भी है। मतलब सिर्फ अगर ये चीज हमने प्रूव कर दिया किसी भी बॉडी पर तो हम उसके मोशन को SHM बोल देंगे और हमको कोई और चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इट मींस। मान लो हमको एक नया सिस्टम दे दिया गया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, या फिर कोई सिंपल पेंडुलम, या फिर इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, और हमसे बोला गया कि प्रूफ कीजिए कि SHM है। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कौन सा कंडीशन शो करेंगे कि देखो ये कंडीशन हो गया तो ये SHM है। यही वो कंडीशन है कि उसको नेट फोर्स निकालेंगे उसके मेन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करके, और अगर वो फोर्स कुछ इस तरीके का आ जा रहा है तो वो SHM है। और सिर्फ यही एक लाइन और यही एक कंडीशन एनफ है SHM का कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब और कुछ उसका मूवमेंट ऐसा हो रहा है, उसका वेलोसिटी ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हमने अगर ये कंडीशन को जस्टिफाई कर दिया, दैट्स इट, हो गया SHM। इसलिए इसको नेसेसरी भी बोलते हैं, जरूरी भी है, ये तो करना ही पड़ेगा अगर SHM हो रहा है तो, और सफिशिएंट भी है, मतलब इतने से ही बात बन जाएगी। इसलिए ये कंडीशन बहुत हमारे लिए जरूरी है। हाँ, और ये जो बात है तुम लोग जो बोले हो स्टेटमेंट वाइज, वो कोई भी गलत नहीं है। जैसे एक बच्चे का स्टेटमेंट था कि जो भी ऑसिलेशन होता है वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द होता है। तो 2-3 स्टेटमेंट में तुम लोग के दिमाग में, क्योंकि तुम लोग ने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है तो ये सारी बातें बाद में मैं कंक्लूड करता हूँ, लेकिन चूंकि तुम लोग के ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग में ये सारी बातें हैं तो मैं उसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि कोई भी ऑसिलेशन, एवरी ऑसिलेशन
every oscillation occurs about stable equilibrium position. स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द ही कोई भी एसएचएम होता है या कोई भी ऑसिलेशन होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के क्रॉस अबाउट नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो नेट फोर्स जीरो होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जो मीन पोजीशन है वो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर नेट फोर्स जीरो होता है, और नेट फोर्स जहां जीरो होता है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर है उसके इर्द गिर्द अगर बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो बॉडी में एक ऐसी टेंडेंसी होती है ताकि वो वापस से मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करता है। तो उसको मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों बोला जाता है, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, अगर मान लेते हैं कि हमने किसी बॉडी पर ये बात प्रूव कर दी कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसा हो रहा है जब हम उसको डिस्प्लेस किए x से। अब देखो, जब भी हम लोग बात करेंगे एसएचएम की तो लीनियर एसएचएम और रेगुलर एसएचएम, एक बात अभी यहाँ पर और भी ऐड कर दो कि दो तरह के एसएचएम है एक्चुअली। अगर वी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एसएचएम, तो एसएचएम दो पार्ट में हमारा टूटेगा। एक हो जाएगा लीनियर एसएचएम, जिसके बारे में अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लीनियर एसएचएम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बहुत सारे एग्जांपल हैं। और ये हमारा होता है एंगुलर एसएचएम, जिसमें सिंपल पेंडुलम आता है। दोनों की बातें होने वाली है। पहले हम लोग लीनियर एसएचएम की बातें करेंगे, फिर उसी को रेप्लिकेट करके एंगुलर एसएचएम के कंडीशन को हम देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसके कंडीशन और इसके कंडीशन में कोई फर्क है। जो लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल का जो हमारा रिलेशन होता है, बस उसी तरीके से चीजों को हमको देखना है। जैसे कुछ तुम लोग को रिकॉल करा दूं, लीनियर एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो यहाँ पर थीटा हो जाता है, जो यहाँ पर फोर्स है वो यहाँ पर टॉर्क हो जाता है, जो यहाँ पर मास होता है वो यहाँ पर इनर्शिया हो जाता है, जो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, जो यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन होता है वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो भी रिजल्ट लीनियर एसएचएम में बनेगा, अगर उसको हमको एंगुलर एसएचएम में कन्वर्ट करना है तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स है उसके साथ हम रिलेट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर एसएचएम की, और उसके लिए कंडीशन हमने ऑलरेडी बता दिया है। लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम में हमने आपको बताया कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब तो ये बात समझ में आ गई कि ये ऑसिलेट करेगा। अब इस माइनस का क्या रोल है, और ये माइनस क्या कभी नहीं आया अगर, तो क्या वो एसएचएम नहीं होगा? देखो, ये जो माइनस का रोल है ये है रीस्टोरिंग नेचर। ये माइनस इंश्योर करता है कि फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगे। जैसे ये बॉडी है, जीरो पर हमने रख दिया है, अगर हम यहां डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स एक्स का वैल्यू निगेटिव डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इधर लगेगा, और अगर हम बॉडी को इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा। मतलब ये जो फोर्स की टेंडेंसी है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। इसी बात को बोलते हैं रीस्टोरिंग नेचर। कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स हमारे सिस्टम आते हैं, बड़े बड़े सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक तो सिंपल हो गया, बड़े बड़े सिस्टम आएंगे और वहां पर जब हम नेट फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये माइनस नहीं आएगा। बहुत सारे केसेस में बच्चे ऐसा फील करते हैं कि माइनस नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो फोर्स का एक्सप्रेशन है F वो सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू x, सिर्फ इतना ही आ रहा है, इससे एडिशनल एक माइनस नहीं आ रहा है। मेरा पॉइंट क्या है कि अगर हम तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, तरीके से डायरेक्शंस को काउंट करेंगे तो माइनस तो आएगा। अगर वो ऑसिलेशन हो रहा है तो माइनस आएगा, लेकिन ये माइनस निकाल पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। स्टार्टिंग में सबकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती, तो तुम माइनस के बारे में बॉदर मत हो कि माइनस क्यों नहीं आया, और माइनस आएगा तभी वो एसएचएम होगा। अगर उसको डिस्प्लेस करने से तुमको टेंडेंसी दिख रही है वापस उस बॉडी को उस पॉइंट पर आने की, मैं उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टेंडेंसी।
एक बार अगर कोई भी सिस्टम को तुमने उसमें रीस्टोरिंग टेंडेंसी देख ली, बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर उसमें रीस्टोरिंग टेंडेंसी है, तो फिर तुमको नेट फोर्स के एक्सप्रेशन में अगर माइनस नहीं भी आता है तो इनफ है। एक्चुअली वो आएगा, मतलब अगर हम तरीके से डायरेक्शन वगैरह काउंट करके उस चीज को देखें तो वो माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो तुमसे नहीं भी आता है तो इट्स ओके, सिंपली एफ इज इक्वल टू के से भी मान के चलेंगे कि हम लोग वो एसएचएम का कंडीशन है। जब धीरे धीरे तुम लोग मैच्योर हो गए तब तुमको समझ में आएगा कि ये माइनस अगर हमको लाना ही है तो ये कैसे आएगा, कहां पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो पहले तो कोई भी बॉडी एसएचएम कर रहा है ये पहचानना ही बहुत बड़ी बात है कि ये रिस्टोरिंग नेचर है, वापस इसी पॉइंट पर आने की टेंडेंसी है, और फोर्स जो है वो x के प्रोपोर्शनल है। अब x क्यू x टू द पावर 4 कोई और x के प्रोपोर्शनलिटी आएगी तब फिर हम उसको एसएचएम नहीं कहेंगे, बाकी ऑसिलेशन होगा। हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं हो सकता। तो ऑसिलेशन एक बहुत बड़ा सबसेट है, उसका एक छोटा सबसेट है अपना एसएचएम। हमको इस चैप्टर में ज्यादातर बातें एसएचएम के लिए करनी है। तो एसएचएम होगा कि नहीं ये कंडीशन ये बताता है। और माइनस के बारे में जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा बदल होने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी बॉडी पर ये फोर्स लग रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और एक्सेलरेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर माइनस के बाई एम इंटू एक्स, या फिर dv बाई dt। लेकिन मैं dv बाई dt इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि x का फंक्शन है, तो हम जानबूझ के कुछ इसी तरह से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां से ये जो इक्वेशन बनता है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। This is called differential equation of SHM. इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा एक SHM रिप्रेजेंट करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। The solution of this differential equation, the solution of this differential equation represents an SHM। अब इसका सॉल्यूशन होगा क्या? कायदे से तुमको इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन न सॉल्व करने हमने बताया है और ना ही तुम लोग से ऐसा कोई हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस हमने जितना सिखाया है उसमें ये पार्ट था नहीं। और जब तक इवन क्लास इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी क्लास 12 के मिड तक नहीं जाते तब तक उनको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ाया जाता। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है मैं तुम लोग को अभी वो भी नहीं बताने वाला कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, बट हाँ हम सॉल्यूशंस से कुछ बातें बता सकते हैं। जैसे मान लो हमने तुमको एक इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, और तुमको ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4। तुमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने नहीं आता। लेट्स अज्यूम दिस, ये 5th क्लास के बच्चों को दिया गया है, बोला गया है 0 1 2 3 x के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। x इज इक्वल टू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, जो भी बोलो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो जिसको ये इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता होगा वो क्या करेगा, बारी बारी से वैल्यूज पुट करके देख लेगा कि किसके लिए जस्टिफाई हो रहा है और 1 और 2 को टिक कर देगा। 0 पुट करेगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 पुट करेगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 और 2 पर सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 1 और 2 सोल्यूशन हो गए। अब उसके लिए कैसे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, माइनस भी प्लस माइनस या फिर मिडिल टर्म अलग अलग करके, ये उसको नहीं पता है। ही डजंट नो एनीथिंग, बट स्टिल ही कैन से कि ये दोनों सॉल्यूशन क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमारा कोई भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ध्यान से देखो,
d2x on dt स्क्वायर और प्लस k by m into x एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करना तुमको नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि इसका जो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर k बाई m है, और फाई जो है वो एक कांस्टेंट है, a इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। ये हमारा सॉल्यूशन है। कैसे आता है कुछ देर के लिए, अभी इसको ध्यान देना बंद तो कर दो। ये एक सॉल्यूशन है, हमको इसको चेक करना है। यू कैन चेक इट। जैसे यहां पर 1 को क्या करोगे तुम, यहां पर ये जो 1 था इसको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो क्या करोगे, पुट कर दोगे 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, बिल्कुल LHS सारे चीज बराबर हो गया। सिमिलरली 2 के लिए इसको पुट करके चेक करोगे। सिमिलरली आई वांट यू टू पुट दिस x or the value of x in this equation and see whether it is getting 0 or not. चलो ट्राई करो। जिनका हो जाए वो हैंड रेस करेंगे। देखो इसमें चेन रूल वगैरह लगेगा, डिफरेंशिएशन आपको सिखाया गया है, और ये फंक्शन भी हमने डिफरेंशिएट किया है पहले, बट ये अलग बात है कि उस बात को काफी टाइम हो गया। चलो मैं करता हूं, देखो ध्यान से। कर लिया? ये डबल डिफरेंशिएशन है, ये डबल डिफरेंशिएशन। तो पहले तो हमको dx बाई dt निकालना रहेगा। ये डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये होता है dy dt ऑफ dx बाई dt। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये d2x बाई dt स्क्वायर का ये मतलब है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है a sin ओमेगा t प्लस 5। तो मैं एक एक करके कर देता हूं, एक साथ करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। पहले dx बाई dt निकाल लो, यानी कि dy बाई dt ऑफ a sin ओमेगा t प्लस 5। तो एक कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, और dy बाई dt ऑफ sin ओमेगा t प्लस 5। अगर याद हो चेन रूल में जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होता है, फिर ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होता है, और वही चीज यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। पहले साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस, और जो है जैसे है वैसे लिखना पड़ता है, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ओमेगा, और फाइव का तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, मतलब ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कायदे से देखा जाए तो ये होगा ए ओमेगा cos omega t plus 5। This is the first order differentiation। अब इसको सेकंड ऑर्डर एक बार और डिफरेंशिएट करना, मतलब d2x upon dt स्क्वायर, ये क्या होगा, यानी कि dy dt of whatever we have got at a omega cos omega t plus 5। तो a ओमेगा कांस्टेंट है, इसको बाहर ही निकाल दो, और अगेन dy dt ऑफ, फिर से वही सिमिलर एक्सप्रेशन आ गया। अब cos का फंक्शन हो गया, तो जब cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन, तो एक माइनस तो जरूर आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू a ओमेगा cos का
माइनस माइनस बाहर निकाल के साइन, और ये ओमेगा टी प्लस 5 तो एज इट इज रख देंगे, और फिर ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से ये पूरी की पूरी बात जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 यहाँ तक आ गया। ये डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू है। तो हम अभी इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। इक्वेशन क्या था मेरा, d2x by dt स्क्वायर प्लस k by m into x इज इक्वल टू 0। तो चलिए पुट करते हैं। तो d2x by dt स्क्वायर का वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस 5 प्लस k by m इंटू x हमारा a साइन ओमेगा t प्लस 5 ऐसा है, ये LHS है। ओमेगा स्क्वायर को और ओमेगा को अंडर रूट ओवर के बाई एम ऐसा लिखने बोला गया सी। यहाँ पर ओमेगा को हमने बोला है कि अंडर रूट ओवर के बाई एम, तो यहाँ पर पुट कर देंगे कहीं पर भी। ओमेगा स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये माइनस के बाई एम ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ पर प्लस के बाई एम ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये 0 ही होगा और यही RHS है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है SHM का। कोई भी मोशन, कोई भी बॉडी जो SHM कर रहा है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसमें डिफरेंट टर्म्स क्या हैं, लाइक सबसे पहले तो ये x क्या है, तो ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको, ये ब्रैकेट का, इसको बोला जाता है फेज ऑफ SHM। ओमेगा इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में ये जो फाई है इसको बोला जाता है इनिशियल फेज। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले इसको अच्छे से नोट करो, ये जो भी बातें हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 में, और ये t किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t का वैल्यू है, मतलब हम t का वैल्यू 2 सेकेंड्स डाल देंगे तो हमको बॉडी का पोजीशन 2 सेकेंड्स पर मिल जाएगा। 3 डाल देंगे तो 3 सेकेंड्स पर मिल जाएगा। 10 डाल देंगे तो 10 पर मिल जाएगा। मतलब t हमारा कोई भी इंस्टेंट है जब हमको उस बॉडी का पोजीशन निकालना हो। इंटरेस्टिंग बात क्या है इस पूरे इक्वेशन की, कि हम लोग को लगता है कि सिर्फ साइन फंक्शन ही SHM हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे तुम अगर इफ फाई इज इक्वल टू 0 कर दो, पॉसिबल है, फाई तो कोई भी कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा सिंपली ए साइन ओमेगा टी। तो ये भी एक SHM का कंडीशन है। अगर फाई को तुम पाई बाई 2 रख दो तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा। सो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अगर फाई को हम लोग पाई रखते हैं तो एक्स हमारा माइनस ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और फाई को अगर हम 3 पाई बाई 2 कर दें तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और माइनस 3 पाई बाई 2 करेंगे तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। बोलने का मतलब है ये सब SHM ही है, इनके सब इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल फेज अलग अलग है, बाकी है सब SHM, ऑल आर SHM। ऑल आर SHM, ये सारे मोशन SHM है, बस सबका इनिशियल फेज और इनिशियल पोजीशन का हो अलग अलग है, डिफरेंट इनिशियल फेज।
यहाँ पर लिख लो हैविंग डिफरेंट इनिशियल फेज। और इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है वो भी समझने का जरूरत है। जैसे अगर ये पूरा पाथ है, ये मीन पोजीशन है, तो लेफ्ट एक्सट्रीम माइनस है, राइट एक्सट्रीम प्लस है। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो ए से डिनोट किया गया है। और बॉडी कुछ इस तरह से जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, इस तरह से ये मोशन कर रहा है। अब मान लो कोई बॉडी इस तरह का ऑसिलेशन कर रहा है, और तुमने जब देखना शुरू किया तो कोई हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि वो बॉडी बिल्कुल यहीं पर रहेगा और राइट की तरफ जा रहा होगा। हो सकता है जब तुमने देखना शुरू किया और जब तुमने स्टॉप वॉच ऑन किया उस समय बॉडी यहां पर था और राइट जा रहा था, यहीं पर था लेफ्ट जा रहा था, यहां पर था लेफ्ट जा रहा था, राइट जा रहा था, एक्सट्रीम पोजीशंस पर थे। उस पूरे पाथ में वो तो कहीं भी हो सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि जहां जब हम देखेंगे तब भी वो 0 पर ही होगा और राइट की तरफ जा रहा होगा। तो अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर, या t0 जो हमारा हम t0 अपने मन से ले रहे हैं, उस पॉइंट पर बॉडी कहीं भी हो सकता है, इस पूरे पाथ में कहीं भी। और ये जो फाई है ये इसी बात को जस्टिफाई करता है कि बॉडी इनिशियली कहां पर है। अगर ये फाई नहीं है डाले, जैसे बहुत बार बच्चों को क्वेश्चन होता है, सर सिर्फ ए साइन ओमेगा टी क्यों नहीं लिख दिए, या फिर सिर्फ ए कॉस ओमेगा टी क्यों नहीं लिख दिए, ये फाई लिखना क्यों जरूरी है? ये फाई हमको इसको जनरलाइज करता है। अगर हमने सिर्फ साइन इसको ए साइन ओमेगा टी लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी पर्टिकुलर एसोचेम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हमेशा मेन पोजीशन पर है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, सिर्फ उसी का इक्वेशन। हर बॉडी जब हमने देखना शुरू किया तो वो मीन पोजीशन पर होगा और राइट की तरफ जा रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए फाई आता है, और बहुत बार तो इस फाई का ही कैलकुलेशन बहुत सरदर्द होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो, हाँ ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक बात जो हमने बताना भूल गए, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग 2π/t लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज 2π/t, where t is the time period. अब एक एग्जांपल से इस पूरे डिस्कशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बॉडी जो है वो एसएचएम कर रहा है, ये उसका मीन पोजीशन है, ये -10 मीटर है और ये 10 मीटर है, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है, लेट्स से 8 सेकेंड्स, टाइम पीरियड 8 सेकेंड्स दिया हुआ है। और जब हमने देखना शुरू किया तब बॉडी जो है वो 5 मीटर पर है और टुवर्ड्स राइट जा रहा है एट t = 0। दिस इज द कंडीशन। अब इस बॉडी का हमको इक्वेशन लिखना है, चलो लिख के दिखाओ। जिनका हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे। राइट द इक्वेशन ऑफ दिस एसएचएम। ओके, चलिए आद्या पहले आप बताएं। सर 10 साइन ब्रैकेट में π/4t + π/, 10 sin π/4t प्लस ओके, मल्हारा बताएं। 10 फिर ब्रैकेट में, नहीं 10 साइन फिर ब्रैकेट में π/4t + π/6। π/6। ओके, आफिया आपका भी यही आंसर है? हाँ सर। ओके, तो मैं इसको Excuse me, sir? नंबर सर अभी आवाज आ रही है ना? बराबर
सर पता नहीं, मैं बोल रही थी तो आवाज नहीं आ रहा था। हाँ सर, π/6। ओके ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और इसी में हम एक और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं कि जब हमने देखना शुरू किया तो ये बॉडी 5 मीटर पर ही था, लेकिन अब वो आगे की तरफ ना जाके पीछे की तरफ जा रहा था। पहला आंसर सही है कि नहीं, मैं अभी इस पर बात नहीं कर रहा, वो हमने आंसर लिख लिया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, सब कुछ सिमिलर है, एवरीथिंग इज सेम। नाउ द बॉडी इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स राइट, इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, ये भी मेरे को थोड़ा सा बताओ, फिर दोनों पर एक साथ चर्चा होगी। ओके, बार बताइए। A tan sin π/4t plus π/6. Suppose 5/6, sorry. 5/6। ओके, आदि आपका? हाँ सर, मैंने भी ऐसे ही लिखा था। ओके, तो जिन बच्चों ने इक्वेशंस नहीं लिख पाए, ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें हैं और बहुत सारे टीचर जब ये बताते हैं तो या तो बच्चों को उस समय तक हवाई नहीं लग रहा होता या फिर वो समझा ही नहीं पाते। जैसे मैंने कहा कि कोई भी बॉडी एसएचएम करेगा तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है जो हमने यहां पर आपको लिखा है, a sin ओमेगा t प्लस 5। कोई बॉडी एसएचएम अगर कर रहा है तो यही उसका इक्वेशन होगा। तो ये भी बॉडी एसएचएम कर रहा है तो इसका भी इक्वेशन हमारा यही होगा, और क्या, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अब सबसे पहले तो गिवन डायग्राम में a है हमारा दिया हुआ 10, तो a को हम 10 पुट कर देंगे। टाइम पीरियड 8 सेकंड दिया हुआ है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, ये हमने दिया था, उसको पुट कर देंगे। सो 2π/8 ये हो जाएगा π/4। मतलब एक दो वैल्यूज तो डायरेक्टली हमने पुट करके ही लिख दिया, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली खेल इस फाई का ही है। ये फाई कैसे पुट करें, फाई कैसे निकालें? तो ये होता है, हमने कहा था इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब कि बोला गया है, पहला क्वेश्चन को अगर ध्यान दो कि t0 पर बॉडी 5 मीटर पर है और राइट की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पर कंडीशन में इंपोज कर रहा हूं कि एट t इज इक्वल टू 0 x का वैल्यू 5 था, ये हमको दिया हुआ है कंडीशन, और इसको हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो x की जगह 5 पुट करेंगे, 10 साइन, और t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 5 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहां से देखोगे तो साइन 5 इज इक्वल टू 1/2, 5/10 मतलब 1/2। अब यहां से साइन 5 का वैल्यू अगर 1/2 है तो 5 क्या हो जाएगा? तो बहुत सारे बच्चे चिल्ला पड़ते हैं π/6 सर। लेकिन क्या ये यही एक वैल्यू है? साइन 5 का वैल्यू 1/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू ही क्या 1/2 होता है। अगर मैं साइन 150 डिग्री का वैल्यू पूछूं, साइन 150 डिग्री, तो अगर तुम लोगों ने एंगल वगैरह सीखा हो, याद हो, क्योंकि हमने सिखाया तो सब कुछ है, तो तुम देखोगे कि ये साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 ही होता है। मतलब अगर मैं नटसेल में अगर तुमको बताऊं कि इन 0 to 2π, 0 से 2π के बीच में देयर आर टू वैल्यूज, देयर आर टू एंगल्स फॉर विच साइन 5 इज इक्वल टू 1/2। एक तो तुमने लिख दिया, और वो दूसरा क्या होगा? तो ये हो जाएगा π - π/6, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल।
पाई माइनस पाई बाई 6 और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। सिर्फ बाउंड्री कंडीशन मतलब 1 और -1 को छोड़ दिया जाए तो साइन का कोई भी वैल्यू लाइक √3/2 ये 2 एंगल के लिए होता है, 1/2 2 एंगल के लिए होता है, 1/√2 2 एंगल के लिए होता है, -1/√2 2 एंगल के लिए होता है। सिर्फ 1 और -1 ये दोनों एक एक एंगल के लिए होते हैं। जैसे साइन π/2 ये हमारा 1 के बराबर है। 0 से 2π के बीच में कोई एंगल ऐसा नहीं होगा जिसके लिए साइन का वैल्यू 1 हो जाए। और उसी तरह से साइन 3π/2 ये हमारा -1 के बराबर होता है। कोई और एंगल के लिए ये नहीं हो सकता 0 से 2π के बीच में। लेकिन इसके अलावा तुम कोई भी और वैल्यू 1/2 1/3 1/4 कोई भी और एंगल ले लो, उसमें 2 एंगल्स आएंगे और ये 2 एंगल हमको समझ में आना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एसएचएम में। नाउ जैसे ही मेरा फाई का 2 वैल्यू आया, पहले तो 2 वैल्यू आता है, अब ये 2 वैल्यू में कौन वैल्यू होगा उस पहले वाले के लिए ये भी डिसाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब मैं फिर से यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ 0 10 -10 और जो पहला क्वेश्चन था कि बॉडी 5 पर है और टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो इस केस के लिए 5 के हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक है π/6 और एक है 5 π/6। तो इसमें से कौन सा वैल्यू हम चूज करेंगे फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए? तो जैसा बच्चों ने आंसर बताया है π/6 उन्होंने चूज किया है। मेरे को बताओ क्यों π/6 चूज किया गया है? हाँ भला बताइए। सर क्योंकि जब वो x = 10 पे होगा तब उसका जो फेज इनिशियल फेज होना चाहिए था वो π/2 होना चाहिए था, तो मतलब 5 पे उससे कम ही होना चाहिए जब वो उसकी तरफ जा रहा है। तो नॉट वेरी लॉजिकल, गलत स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं हो रहा। कोई और इनपुट? ओके, हमने जो इक्वेशन लिखे हैं x = a sin ωt + 5 और हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया था। हाँ जय बताइए। सर जो 5π/6 है वो वेलोसिटी के मतलब जो अगर हम लोग इसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। ओके, क्यों वैलिड नहीं होगा? सर मतलब जैसे वेलोसिटी का जो आपने डिफरेंशियल ये इक्वेशन लिखा है उसमें अगर हम लोग फाई की वैल्यू डालेंगे तो उस हिसाब तो से वैल्यू नहीं आएगी जो मतलब वो सर मैं इसके कैसे बाद समझूं? इसके बाद आंख बंद क्यों कर रहे हो? इसके बाद देख क्यों नहीं रहे? इसी के बाद आंख बंद क्यों कर रहे हो? बहुत नजदीक आके और उसके बाद तुम देखना ही नहीं चाहते, तो उसके बाद आगे बोलो क्या होगा? नहीं आएगी मतलब क्यों नहीं आएगी वैल्यू? सर मतलब जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन है तो v 0 से बड़ा होगा। अब देखो, अब तुम्हारा सोचो, अंत तक सोचने की कोशिश करो। देखिए बहुत सारे जस्टिफिकेशन है। एक जस्टिफिकेशन और एक तरीका जो स्टार्टिंग में हम लोग कन्वे करते हैं और स्टार्टिंग में तुमको समझ आना चाहिए कि हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है सी, और सिर्फ इसके डायरेक्शन को हमने रिवर्स किया था तो आंसर बदल गया था। अगर तुम ध्यान से देखो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया था, हमने सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट को बैकवर्ड कर दिया था तो आंसर 5π/6 हो गया था। तो ये डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा लाइक a ओमेगा cos ωt + 5। अब क्या करना है अपने को, एट t = 0 अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो t का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos phi, ये हो जाएगा। अब 2 फाई के जो वैल्यूज है, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट। अब तुम खुद सोच के बताओ कि ये जो v है अगर π/6 डाल दे फाई का वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगा। मतलब फॉर phi = π/6 v is going to be पॉजिटिव। लेकिन अगर फाई को
5π/6 डाल देंगे तो ये v क्या हो जाएगा, निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। तो जो दो वैल्यूज आए हैं, ये दो वैल्यूज किसके किसके लिए है, ये π/6 जब वो फॉरवर्ड जा रहा था उसके लिए है, और यहीं पर जैसे हमने क्वेश्चन को चेंज किया तो अब वो π/6 ना होकर 5π/6 हो जाएगा, क्योंकि कॉस हमको निगेटिव चाहिए। तो ये जो दोनों इक्वेशंस बच्चों ने बताए हैं ये दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन सारे बच्चों को इक्वेशंस लिखने आने चाहिए। अब ये कैसे लिखते हैं मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड साफ साफ दिख रहा है, टाइम पीरियड साफ साफ दिख रहा है, तो ओमेगा डायरेक्टली दिख जाएगा। इनिशियल कंडीशन जो भी है, लाइट t = 0 पर बॉडी कहाँ पर है, उससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर t = 0 x = 5 पुट करके एक इक्वेशन यहाँ पर निकाला sin phi 1/2, और जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको दो वैल्यूज मिलेंगे। अब दो में से एक वैल्यू को एलिमिनेट करना रहता है, जैसे π/6 और 5π/6। पहले क्वेश्चन के लिए मैंने 5π/6 को एलिमिनेट किया। कैसे? क्योंकि हम देखेंगे कि वेलोसिटी सिर्फ पोजीशन से नहीं, वेलोसिटी कैसी है और किस एंगल के लिए वेलोसिटी जो गिवन कंडीशन उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो π/6 के लिए जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि π/6 पुट करेंगे तो कॉस पॉजिटिव आएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अगर 5/6 ले लेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, जबकि वेलोसिटी हमने पहले क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव दी थी, इसलिए इस वैल्यू को उस क्वेश्चन के लिए नेग्लेक्ट करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में जब दोबारा सॉल्व करेंगे ये सारी कहानी होगी, तो फिर से दो वैल्यूज आएंगे। अब π/6 नहीं ले सकते क्योंकि इसके लिए कॉस पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगा और ये वैल्यू हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब आएंगे तो हमको फाई कैलकुलेट करने बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अगर ये पूरा बात समझ में आया हो तो जल्दी से सब लोग ट्राई कीजिए। ये मीन पोजीशन है और बॉडी जो है वो -√3a/2 पर है, एंड दैट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां पर है एट t = 0, और ये a है। और टाइम पीरियड अगर तुम चाहो तो कैपिटल T ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, नहीं तो तुम चाहो तो 12 सेकंड ले लो, वैल्यू से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता। तुम 2π में कैपिटल T करके भी कहानी लिख सकते हो। मेरा मेन कंसर्न फाई का है, हमको फाई चाहिए इस इक्वेशन के लिए। ए sin ω t वो सब लिख देते हैं, फाई क्या होगा बस वो बताओ। हाँ बताइए। x = a sin x = a sin π/6t π/6t plus 5π/3 5π/3। लेट्स सी, मतलब फाई का वैल्यू जो बच्चा आंसर कर रहा है वो 5π/3। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। हाँ आप ये बताएं। सेम। सेम आंसर है, गुड। नूपुर बताएं। सेम आंसर है। आदेश सेम आंसर है। हाँ सर। वापस से अगर हम इस मोशन को देखें, ठीक है, तो क्या करोगे, इसके लिए भी वही काम करोगे। x = a sin ω t
प्लस 5, जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताया है, हर एसएचएम वही इक्वेशन लेगा, और हमने यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए ही दे दिया है, तो ए तो एज इट इज रह जाएगा। ओमेगा को 2 पाई बाई टी, टी हमने 12 सेकंड दे दिया है, नहीं तो कैपिटल टी देते तो तुम कैपिटल टी ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये पाई बाई 6 आ गया, तो ए साइन पाई बाई 6 इंटू टी, ये कंसर्न हमारा था ही नहीं। कि मेन कंसर्न इस तरह के क्वेश्चन में फाई का होता है। फाई क्या करेंगे, उसके लिए इनिशियल कंडीशंस डालना पड़ेगा। एट टी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√3a/2। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, -√3a/2 इज इक्वल टू a, और t का वैल्यू 0 पुट करोगे तो हो जाएगा sin phi, a विल गेट कैंसल्ड, यानी कि sin phi इज इक्वल टू -√3/2। अब देखो ये सब जो चीजें हैं, अब इसके बाद बच्चों को दिमाग खराब हो जाता है। अभी तक मैक्सिमम बातें समझ में आ रही होंगी, ये जब 5/6 लिख दिया ना, तो यहाँ से दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है बच्चों का, क्योंकि उनको सिर्फ π/6 समझ आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए रिकमेंडेड है कि ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 वीडियोस यूट्यूब पर भी हैं, चैनल में भी तुम अगर सर्च करोगे स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स के, या तुम्हारे नोट्स कॉपी में चेक करोगे तो ये सब कुछ बताया गया है। और ये होमवर्क रहेगा रिवाइज ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो एसएचएम ऊपर ऊपर ही निकल जाने वाला है। जो बेसिक एसएचएम है वो तो ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। बाद में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब हमारे इक्वेशन रिलेटेड बात नहीं होगा तब थोड़ा सा चीज फिर भी समझ आए, लेकिन अभी का जो डिस्कशन है और कल परसों में जो भी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होने वाला है। और ट्रिग्नोमेट्री हमको 0 से 360 के बीच में कोई भी एंगल दे दिया जाए तो एंगल निकालना, मतलब वैल्यू निकालना, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये सब अच्छे से क्लियर होना। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ साइन फाई का वैल्यू -√3/2 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो है या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यही दोनों में साइन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई किया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/3, और इसके कोरस्पॉन्डिंग फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस π/3। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 4 π/3, और इसको देकर देखें तो ये हो जाएगा 5 π/3। नाउ कौन सा लें इस क्वेश्चन के लिए, तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो हमने डायग्राम में दिखाई है वो टुवर्ड्स राइट, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। यू सी वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी कॉस फंक्शन लेता है। हमने एक बार डिफरेंशिएट करके तुमको दिखा दिया कि वेलोसिटी जो है वो कॉस फंक्शन लेता है, कॉस। तो कॉस पॉजिटिव होना, कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस बिकम पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि इन दोनों में लेना पड़ेगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा पाई का वैल्यू 5 π/3 होगा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से, और ये तो जैसे ही तुम ये ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो इतना लिखना जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैनुअली होता है। इक्वेशन देख के, मतलब ये डायग्राम देख के और सीधे आंसर बच्चा लिख देता है। लेकिन ये जो तत्परता है और ये जो तेजी है वो तब आएगी जब हम ट्रिग्नोमेट्री में साउंड हो। हमको -√3/2 है +√3/2, इसी में कंफ्यूज हुए पड़े हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, इसी में परेशान है। तो क्या एसएचएम होगा, तो एसएचएम करना है तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से। असली यूज ट्रिग्नोमेट्री का यहीं पर होने वाला इस चैप्टर में। तो मैं अभी इसी पॉइंट पर आज क्लास ओवर करता हूँ। आज काफी सिर्फ बेसिक बातें हमने करी हैं, और नेक्स्ट क्लास में इससे हम लोग आगे और भी बहुत सारी बातें एसएचएम रिलेटेड करने वाले हैं। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो यही है कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करके आना नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा क्लास। कल का टाइमिंग मैं शाम तक कंफर्म करूंगा टेस्ट का, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।